हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम गोलाई मापी यानी कि स्फेरोमीटर का जो प्रैक्टिकल होता है, हालांकि ये थ्योरी में नहीं होता है लेकिन फिर भी इसका प्रैक्टिकल होता है सिलेबस में, तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे और इसमें वाइवा के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसके बारे में भी देखेंगे, ताकि प्रैक्टिकल में वाइवा में आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो सबसे पहले तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल करना तो डिटेल में आपको करवाया गया होगा। वाइवा के क्वेश्चंस फिर उसके बाद हम देख लेंगे। देखिए, इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले आप इसमें ये देख लीजिए संरचना क्या है। इसमें एक ये त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर स्टैंड है, एक ये मेन बॉडी होती है इसकी, बिल्कुल दृढ़ होता है, और इसमें ये 3 टांगें इसकी लगी रहती हैं ABC। ये टांगें ABC हैं और ये टांगें ABC अभी तो 3D में दिख रहा है, अदरवाइज़ ये A से B को आप मिला दें, B से C को मिला दें और C से A को मिला दें तो ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मींस ABC इस तरह से समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। और इस ट्रायंगुलर जो फ्रेम है इसके बीच में एक होल होता है, उसमें एक चूड़ियाँ कटी होती हैं थोड़ी, और उसमें एक पेंच चलता है। उस पेंच का जो निचला सिरा है E, ये अगर हम इसको नीचे ला करके उस ट्रायंगल के लेवल में ले आएँ तो ये बिल्कुल इस त्रिभुज के केंद्रक के ऊपर ये पड़ता है। ये जो E पॉइंट है, ये पेंच का जो नोक है, ये इस E पॉइंट के ऊपर पड़ेगी जा कर के। तो कहने का मतलब है A और B और C ये तीनों तो समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं और E जो है वो उनके केंद्रक पे पड़ता है जा कर के, यानी कि माध्यिकाएँ अगर खींचे तो उनका जो कटान बिंदु होगा उसके ऊपर पड़ता है। अब बात आती है इस पेंच का क्या फ़ायदा है। तो पेंच का फ़ायदा पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि पेंच के ऊपर इन्होंने एक सर्कुलर डिस्क लगाई हुई है, गोल चकती लगाई हुई है। अब इस गोल चकती का फ़ायदा ये है कि इस गोल चकती के ऊपर अगर हम मार्किंग्स कर दें 0 से 100 तो हमारा ये वृत्ताकार पैमाना बन जाता है। जैसे गोल पैमाना या वृत्ताकार पैमाना वहाँ पे स्क्रू गेज में था, सेम उसका टाइप थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर वो एक डिस्क की फॉर्म में है और इसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसी बेस पे, इसी ट्रायंगुलर बेस पे एक 90 डिग्री पे स्केल अटैच होता है, इसको मुख्य पैमाना कहते हैं, और इसका 0 बीच में होता है और मिलीमीटर्स में ये ऊपर और नीचे इस तरह से कैलिब्रेटेड होता है। ये दोनों स्केल, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। ये देखिए इस लेवल में है और ये जो है वो इस लेवल में है। ये इसको धातु की पत्ती कहते हैं जिसके ऊपर मुख्य पैमाना जो है वो मेन स्केल बना दिया जाता है। पेंच का जो ऊपरी सिरा D है, इसको पकड़ के जो है यहाँ से हम घुमाएंगे तो ये पेंच जो है वो इस चूड़ियों में चलेगा और ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है वो डिटेलिंग हो गई। अब देखते हैं इसका काम क्या है। उसका काम देखते हैं से पहले देखिए इसका नाम पढ़ते हैं पहले। इसका नाम है गोलाई मापी यानी कि स्फेरोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि गोल है, गोल मतलब जैसे स्फेरिकल शेप में है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक वॉच ग्लास है, मान लिया सपोज़ इस तरह का वॉच ग्लास है, तो ये इसकी सरफेस जो है वो गोल है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जो गोलाई मापी है, ये इंस्ट्रूमेंट इसके वक्रता त्रिज्या को नापता है। अब आप ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चीज़ क्या होती है। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस ले लो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ही नहीं समझते हैं इस चीज़ का कि क्या है इसको, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो उसके बारे में पहले आप ध्यान दीजिए। वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है कि जो आपके पास स्फेरिकल बॉडी है, वो स्फेरिकल बॉडी जिस गोले को काट के बनाई गई है, अगर हम उसका गोला कंप्लीट कर पाते तो उस गोले की जो त्रिज्या रहती, वो कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है इस सरफेस का। जैसे ये वॉच ग्लास है तो आप इसका सरफेस स्फेयर कंप्लीट कर दीजिए और फिर उसका सेंटर हवा में कहीं होगा तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इस तरह से नापी जा सकती है। अब ध्यान दीजिए, नापा जाना इसका बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये चीज़ हवा में है और सेंटर भी नहीं पता है आपको। अगर हम आपसे एक बार कहें कि ये चीज़ नाप के दिखाओ, ये वाली लेंथ रेडियस नाप के दिखाओ, तो वही आप एक बार इसको पलट करके कागज़ पे रखेंगे और फिर उसके बाद पेंसिल से उसके चारों तरफ लाइन खींच देंगे, उसके बाद उसका सेंटर मिल जाएगा और फिर उसके बाद रेडियस अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। व्यास खींच के उसका आधा कर लें तो इस तरह से इसका रेडियस तो आपको मिल सकता है।
लेकिन आपको ये चीज़ जिसका सेंटर ही हवा में है और फिर ये सरफेस है, ये कैपिटल आर यहाँ से नाप लो, चाहे यहाँ से नाप लो, चाहे यहाँ से नाप लो, यहाँ से नाप लो, तरीके तो कई हैं, कहीं से भी नाप लो, लेकिन नापेंगे कैसे जब सेंटर उसका हवा में है। तो ये एक समस्या है जिसका समाधान जो है हमारा ये इंस्ट्रूमेंट करता है। हमारे पास उत्तल लेंस हो सकता है। उत्तल लेंस देखिए इस तरह का उत्तल लेंस होता है, और अगर आपसे कहा जाए कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो उस केस में फिर आप जैसे इस अगर ऊपर वाले सरफेस की कहें तो इसका जो स्फीयर कंप्लीट होगा तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगी वो इसकी वक्रता त्रिज्या इसकी कही जाएगी। अगर हम नीचे के बात करें इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो इससे जो स्फीयर कंप्लीट होगा उसकी सेंटर जो होगा उससे जो है वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगी। आमतौर पे एक को R1 और एक को R2 कह दिया जाता है। ऐसी अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो उसमें भी यही चीज़ करी जा सकती है। उसका भी अगर हमें वक्रता त्रिज्या निकालना है तो यही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह का मिरर है, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो भी यही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा। हमारे पास कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है, तब भी उसका वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए यही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वक्रता त्रिज्या नापने के काम में आता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि इससे क्या करते हैं इससे, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, तो क्या नापने में इसका प्रयोग करते हैं। तो आप बता देंगे किसी भी गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या, इसका जो आंसर बनेगा वो गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या नापने में करते हैं। ठीक है, उसकी त्रिज्या नहीं नापनी है आपने, वक्रता त्रिज्या नापनी है, उसमें इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपसे कंसेप्ट समझना चाहता है कि आप जानते भी हैं उस चीज़ को जो नापने चाह रहे हैं। तो उस केस में वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछ सकता है। तो आप बता देंगे कि गोलीय सरफेस जो है वो जिस गोले को काट के बनाई गई है, क्योंकि आप इसको ऐसे ये चीज़ बनाने का तरीका यही है कि आप इसे जो है वो इस तरह से कोई पूरा गोला रहा था और फिर उसमें से इतना पोर्शन काट दीजिए तो ये नीचे का हिस्सा ये आपके पास आ जाएगा। तो जिस गोले को काट करके वो बनाया गया है उस गोले की त्रिज्या कितनी है, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है कि चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं यानी कि पिच किसे कहते हैं। तो गोलाई मापी का जो चूड़ी अंतराल है, अब इसमें देखिए आपको पेंच कहाँ नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेंच आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पेंच जहाँ भी होगा, जैसे स्क्रू गेज में था पेंच, उसकी भी पिच थी, यहाँ भी पेंच है, उसकी भी पिच है, यानी कि चूड़ी अंतराल है। और ना मतलब वही है कि दो चूड़ियों के बीच की दूरी है। सिंपल मतलब यही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई पेंच है, मान लिया सपोज़ करिए ये पेंच है और उसके अंदर ये चूड़ियाँ हैं, थोड़ा दूर दूर बना दी हैं मैंने चूड़ियाँ। तो चूड़ी अंतराल का मतलब होता है दो चूड़ियों के बीच का गैप। ये बस आपका पिच हो गया। सिंपल मीनिंग तो यही है। अब इसको लैंग्वेज वाइज अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ये होता है कि आप जो है इसके ऊपर जो डिस्क लगी है उस डिस्क को एक चक्कर घुमाएं। तो जब एक चक्कर घुमाएंगे आप, यानी कि एक पूरा सर्कल करेंगे, तो ये चूड़ी जो है वो या तो ऊपर एक पहुंच जाएगी या नीचे पहुंच जाएगी। ये पेंच या तो नीचे खिसकेगा या ऊपर खिसकेगा। तो जो चूड़ी थी, जैसे मान लिया सपोज़ ये चूड़ी थी, एक चक्कर घुमाने में अगर ये यहाँ पहुँच गई तो ये, या फिर यहाँ पे थी और एक चक्कर घुमाने में अगर यहाँ पहुँच गई, तो जितनी डिस्टेंस ये चलेगी वही आपका पिच कहलाएगी। यही डेफिनेशन जो है वो स्क्रू गेज में थी और वही डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर भी है। तो अगर हम डिस्क को एक चक्कर घुमाते हैं, यानी कि पेंच को एक चक्कर घुमाते हैं, तो उसकी जो पेंच है वो कितनी दूरी ऊपर या नीचे तय करता है, ठीक है ना, ऊपर या नीचे तय करता है, वही दूरी जो है वो आपकी पेंच का पिच कहलाती है, या फिर इसको चूड़ी अंतराल भी कहते हैं। अब मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, चूड़ी अंतराल हमेशा एक जैसा बनाते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई गलती की गुंजाइश हो। सेम डिस्टेंस पे इसको बनाते हैं और लगभग ये 1 mm ही रहता है। जो मेन स्केल लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें जो मार्किंग्स हैं, तो अगर आप इसमें एक चक्कर घुमाएंगे तो 1 मिलीमीटर ये भी ऊपर नीचे चलेगा और 1 मिलीमीटर ये भी, यहाँ पे डिस्क भी ऊपर नीचे चली जाएगी। तो ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट्स में ये 1 mm ही रहता है। अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया हुआ है तो ज़्यादातर में 1 mm रहता है। अब चूड़ी अंतराल नापने के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि चूड़ी अंतराल नापने के लिए कहा जाता है कि पेंच को या डिस्क को आप 2-4 चक्कर घुमाएं।
तो उस कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। 2-4 चक्कर घुमाने से ये होता है कि अगर कुछ चूड़ियों में गड़बड़ है तो उस केस में वो गलती भी मायने नहीं, मतलब काउंट हो जाती है। जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपने क्या किया, 4 चक्कर घुमाए, तो 4 चक्कर घुमाने से यहाँ से यहाँ 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 और यहाँ तक पहुँच गए आप, यानी कि 4 mm चले गए आप डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, 4 चक्कर घुमाने में जो चले, 1 चक्कर घुमाने में कैसे मिलेगा, तो वो जो अमाउंट आएगी डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये आपका चूड़ी अंतराल आ गया। अब अगर मान लीजिए इसमें कोई चूड़ी दबी हुई होती या कुछ होता तो फिर आप 4 mm नहीं चल पाते, यहाँ पे स्केल पे 4 mm नहीं चल पाते, तो उस केस में चूड़ी अंतराल जो है उसकी वैल्यू थोड़ी करेक्ट हो जाती। जो वो आप ऐसे दिमाग लगा लोगे कि 1 mm है, उसकी बजाय उसमें ज़्यादा सही आंसर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, चूड़ी अंतराल निकालने के लिए डेफिनेशन तो ये है कि 1 चक्कर घुमाने में जितना चले, लेकिन बात वही है कि इसको एक्यूरेटली निकालने के लिए क्या करते हैं, 2-4 चक्कर घुमाते हैं, और फिर अगर आपने 2 चक्कर घुमाए हैं या 4 चक्कर घुमाए हैं तो जितनी दूरी चली उतनी क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दें। अगर 2 चक्कर चले हैं तो 2 से डिवाइड कर दें, 4 चक्कर चले हैं तो 4 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से पेंच का जो चूड़ी अंतराल है वो पता लग जाता है। देखिए 5वां क्वेश्चन जो बनता है वो अल्पतमांक का फॉर्मूला बनता है। ये पूछ लेते हैं, कागज़ दे देते हैं या फिर फाइल के पीछे कह देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट गोलाई मापी का अल्पतमांक बताइए। तो जैसे सब में अल्पतमांक होता था लीस्ट काउंट, सेम वैसे यहाँ पे है कितना चूड़ी अंतराल है, ठीक है ना। या इसको कभी कभी कह देते हैं मुख्य पैमाने पर एक खाने की लंबाई कितनी है, और नीचे आपका आ जाएगा गोल पैमाने पर खानों की संख्या। तो खानों की संख्या देख लिया करिए कि कौन सी है आपके पास। कभी कभी 50 होते हैं, कभी कभी 100 होते हैं। अगर हम 100 मान के चल लें और चूड़ी अंतराल को 1 mm मान लें तो देखिए यहाँ से आपका 0.01 मिलीमीटर यानी कि 0.001 सेंटीमीटर ये अल्पतमांक निकलता है, जो कि स्क्रू गेज के सेम है, सेम टू स्क्रू गेज है। लेकिन काम स्क्रू गेज का लेंथ नापना था, इसका जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंथ ये भी नाप रहा है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वो लेंथ दूसरी तरह की है। उतना आसान काम नहीं है ये जितना कि स्क्रू गेज में होता है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूँ 6th पॉइंट में कि ये बेसिकली किस कंसेप्ट पे वर्क करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए हमारे पास ये वॉच ग्लास है जिसको उल्टा करके हमने रख रखा है। तो इसमें हमें मेन चीज़ जो निकालनी पड़ती है वो ये h निकालनी पड़ती है। ये जो हाइट है प्लेन सतह से, इसकी जो हाइट है वो निकालनी पड़ती है। और इसके लिए हम वर्क कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गोलाई मापी है उसका जो पेंच है, यानी कि मैं उसे भी आगे रख लेता हूँ अपने सामने। तो देखिए ये जो A-B-C हैं ये तो इसकी 3 टांगें हैं और पेंच है। तो ये 3 टांगें तो फिक्स्ड हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ई को मूव करके ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो एक बार ई को मूव करके आपको लोअर लेवल पे लाना है, और एक बार ई को मूव करके आपने थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लेवल पे लाना है, और फिर दोनों रीडिंग्स का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे आप तो आपको एच मिल जाएगा। मेन काम यही करना होता है। अब सबसे पहली बात है कि ये ई जो है वो आपका प्लेन सरफेस पे आएगा कैसे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को कांच की एक प्लेट दी होती है, उस कांच की प्लेट पर रख लेते हैं। तो कांच की प्लेट पर रखने के बाद जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आपके पास ये कांच की प्लेट है, इस कांच की प्लेट पे आप इंस्ट्रूमेंट को रख देंगे तो उसकी 3 टांगें जो है वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे जैसे 3 टांगें ऐसे रख हो गई, A-B-C इस तरह से हो गई मान लीजिए 3 टांगें। अब आप जो है वो पेंच को जो है चलाएंगे, और चलाते चलाते तो उसके नोक को ला करके बिल्कुल इस लेवल पर रख देंगे कि वो कांच की प्लेट को टच करने लगे। ध्यान दीजिए, ज़रा सा भी ऊपर नहीं रहना चाहिए और ज़रा सा भी ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है साइड से देखते रहें कि जैसे जैसे पेंच ऊपर से नीचे आता जाएगा, इसका जो इमेज है कांच के अंदर जो दिखाई देगी आपको, हालांकि कांच शीशा नहीं है, कांच है, लेकिन फिर भी उसमें इमेजेस दिखाई दे जाती हैं। तो वो इमेज जो है वो चलते चलते यहाँ से आएगी जैसे जैसे आप इसे बढ़ाएंगे, और फाइनली जब वो टच करने लगेंगी तो उस केस में जो आप मान लीजिएगा ये सरफेस पे आ गया है। एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप क्या करेंगे कि अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसको जो है वो घुमा दिया तो उस केस में क्या होता है, ये इसकी तीनों टांगें डगमगाने लगती हैं। मतलब ये नीचे अगर ज़्यादा पहुंच जाएगा तो कोई एक टांग ऊपर उठ जाएगी, तो आपका इंस्ट्रूमेंट ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, वो थोड़ा सा हिलेगा। जैसे कुर्सी होती है, एक पैर कम ऊंचा नीचा हो जाए तो वो कट 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 बोलती है, उसी तरह से जो है यहाँ पर भी, या मेज होती है कट कट बोलती है। एक टांग अगर छोटी हो जाए फिर उसके नीचे कागज़ लगा करके उसको बैलेंस करते हैं, या पत्थर का टुकड़ा लगा के बैलेंस करते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ भी पहचानने का तरीका है। तो बहरहाल पेंच को आपने पहले लेवल पे ले आना होता है,
तो आप प्लेन सरफेस पे ले आए, यानी कि आपने ये रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद क्या करते हैं, आप इन्हीं तीनों टांगों को उठा करके इस सरफेस पे रख देते हैं। इस सरफेस पे रखने पर देखिए क्या होगा, टांगें तो इधर इधर शिफ्ट हो जाएंगी, तो यानी कि पेंच को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो यानी कि पेंच जितना ऊपर चलेगा उतना ही वो आपका एक तरह से दूसरी रीडिंग आ जाएगी, और फिर दूसरी रीडिंग से पहली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करके आपको ये एच मिल जाता है। तो खैर ये बात आपको जो है वो प्रैक्टिकल करते दौरान नहीं पता लगती है, उसमें तो टेबल्स दी होती हैं, टेबल्स के हिसाब से और प्रोसीजर दिया होता है, कार्यविधि दी होती है, उसी के हिसाब से करते करते जो है हम उसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट्स नहीं पता लग पाते हैं, तो वो आप ध्यान रखिए, एग्जामिनर आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, शून्यांक त्रुटि पे। ध्यान से देखिएगा शून्यांक त्रुटि क्या होती है। देखिए शून्यांक त्रुटि के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ज़ीरो एरर क्या होती है। तो अगर आपने गोलाई मापी या स्फेरोमीटर जो है उसकी तीनों टांगों को लेवल पे कर लिया, और साथ ही साथ जो है पेंच को भी आप उन्हीं ट्राइंगल के लेवल में ले आए, तो उस केस में होना ये चाहिए, नियम ये होता है कि आपका जो सर्कुलर स्केल है और जो मेन स्केल है, मैंने यहाँ पे दोबारा से बना दिया है, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो आपस में मैच करने चाहिए, यानी कि इसके ज़ीरो के सामने डिस्क होनी चाहिए और उसका ज़ीरो भी उसके सामने होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है और ये ज़ीरोज़ जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उस केस में हमारी धनात्मक और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि बन जाती हैं। तो अब देखते हैं कब धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी। देखिए दो प्रकार की त्रुटियां होती हैं, धनात्मक शून्यांक त्रुटि और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। धनात्मक तब होती है जब आपका मेन स्केल का जो ज़ीरो होता है और जो डिस्क है वो उससे ऊपर निकल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आपकी जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाती है। और ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि तब होती है जब आपका जो डिस्क है वो ज़ीरो से नीचे की ओर आ जाए, तब आपकी नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है। देखिए कैसे निकाली जाती हैं और क्या होता है वो डिटेलिंग आपने प्रैक्टिकल में देखी है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम केवल छोटे छोटे क्वेश्चन, मौखिक क्वेश्चन जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, आपसे इतना पूछा जा सकता है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पिछट त्रुटि यानी कि बैकलैश एरर के बारे में जो है वो पूछा जाता है कभी कभी। तो ये एरर जो है आपकी स्क्रू गेज में भी होती है, वही सेम चीज़ यहाँ भी होती है। तो एक बार आप और देख लीजिए, तो आपको अगर स्क्रू गेज में नहीं समझ में आए तो यहाँ पे हो सकता है समझ में आ जाए। देखिए इसमें ये होता है कि वैसे तो जो जिन चूड़ियों के बीच में पेंच चलता है, जैसे मान लिया ये ढिबरी है और इसमें जो है वो पेंच चल रहा है, तो ढिबरी पे भी चूड़ियाँ खिंची होती हैं और पेंच पर भी चूड़ियाँ खिंची होती हैं, जिस पे कि फिर ये चलता है। ये चूड़ियाँ उल्टी होती हैं, इस पर ये सीधी होती हैं, तो इसलिए ये घुमाने पर ये ऊपर नीचे चलता है। नट बोल्ट समझ लीजिए या जैसे भी समझ लीजिए आप। तो क्या होता है कि बार बार इसको घुमाने पर धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में ये ढिबरी में जो चूड़ियाँ होती हैं, यानी कि नट के अंदर की जो चूड़ियाँ होती हैं और पेंच की चूड़ियाँ, इनमें जो कनेक्शन है वो थोड़ा लूज़ होता रहता है, कुछ ढीला होता जाता है। और ढीला होता जाते के बाद में कंडीशन ये आ जाती है कि कभी कभी मान लीजिए सपोज़ करिए आप पेंच को घुमाते जा रहे हैं और एकदम से आपको रिवर्स टर्न लेना पड़ जाए। जैसे हमेशा आप 2-4 चक्कर ऐसे लगाए और फिर उसके बाद आप एकदम से इसका जो है रिवर्स टर्न लेते हैं, तो उस केस में पेंच वापस ऊपर नहीं चलता, बल्कि कुछ वहीं पे 1 चक्कर 2 चक्कर घूम जाता है वहाँ पे, उसके बाद फिर बढ़ना आगे स्टार्ट होता है। तो ये जो एरर होती है कि हम पेंच को घुमा रहे थे इधर, तो इधर चल रहा था और एकदम से पेंच को हमने वापस घुमाने लगे तो वो उधर नहीं चल पाया, 1-2 चक्कर घूमने के बाद तब वो ऊपर चला। तो ये जो गलती हो गई हमारी, क्योंकि हम तो चक्करों की संख्या काउंट करते जा रहे हैं, हमने 2 चक्कर लगा दिए तो हम तो सोच रहे हैं 2 मिलीमीटर बढ़ गया ऊपर, लेकिन पेंच वास्तव में ऊपर नहीं बढ़ा। तो ये जो एरर होती है इसे कहते हैं हम पिछट त्रुटि। कारण पूछा जाए तो कारण यही बताएंगे आप कि पेंच के घिस जाने की वजह से ये त्रुटि होती है। और इसको कम करने का क्या तरीका है, तो इसको या इससे बचने का तरीका ये है कि पेंच को, अगर आप चाहते हैं ये हो ना आपके उसमें रीडिंग में ना आए एरर, तो पेंच को सदैव एक दिशा में घुमाएं, ठीक है ना। बार बार उसे जो है वो उल्टा सीधा इस तरह से ना घुमाएं, सदैव एक दिशा में घुमाएं। और अगर मान लीजिए सपोज़ करिए, जैसे मान लिया चलाते आपको लगे कि ज़्यादा चल गया और आप तुरंत घुमाने लगे वापस, तो ऐसा ना करें। आप जो है उसको पहले चलाते और 2-3 चक्कर चला लें और फिर उसके बाद घुमाना स्टार्ट करें। तब बॉडी को टाइट करें या स्क्रू गेज के अंदर है वस्तु को पकड़ें या यहाँ पर जो है वो फिर रीडिंग लें। तब तो इसके लिए रीडिंग लेने के लिए फिर आप काफ़ी ज़्यादा आगे तक आएँ और फिर उसके बाद घुमाते वापस वहाँ पे पहुँचे, तब रीडिंग लें तो ज़्यादा सही रहता है।
तो इस तरह से पिछड़ त्रुटि जो है वो हमारे फॉर्म नहीं आती है, फिर उसकी त्रुटि नहीं हो पाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप गोलाई मापी के प्रैक्टिकल में, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मूला जो है वो याद करना होता है, हालांकि बुक्स में इसका प्रूफ दिया रहता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो फॉर्मूला जो है वो याद करना है आपको, R = L²/6h + h/2। थ्योरी में है नहीं ये फॉर्मूला, तो इसलिए जो है वो डेरिवेशन इसका ज़रूरत भी नहीं है और प्रैक्टिकल में भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस आप ध्यान रखें कि R = जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आप समझ लें क्या क्या चीज़ें हैं। R जो है वक्रता त्रिज्या है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हुई जा करके। और स्मॉल l जो है वो आप ध्यान दीजिए कि तीनों टांगों को क्या करा जाता है, कागज़ पे प्रेस कर लेते हैं, कागज़ पे दबाते हैं तो तीनों टांगें जो हैं वो आपकी एक एक पॉइंट ये बना देती हैं A, B, C। और इस पॉइंट के बीच में जो है वो आपका जितनी भी लेंथ है, जैसे L, इसमें ये वैसे तो सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर मान लिया सपोज़ करिए L1, L2, L3 कभी कभी डिफरेंट भी हो जाती हैं लॉन्ग टर्म में। मान लिया गिर गया ये इंस्ट्रूमेंट, उसकी टांग थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो उस केस में अगर 3 ये लंबाइयाँ L1, L2, L3 हैं तो इनका मीन निकाल लीजिए आप, L1 + L2 + L3/3। तो वो L जो है आपको यहाँ पर रखना पड़ता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं L क्या है, गोलाई मापी जो आपके पास दिया हुआ है उसकी जो स्थिर टांगें हैं, बीच वाली नहीं, किनारे किनारे जो हैं स्थिर टांगें हैं, उनके बीच की मध्यमान दूरी, टांगों के बीच की मध्यमान दूरी, ये आपका जो है वो स्मॉल l की वैल्यू होती है। और स्मॉल h जो होता है वो आपका गोलीय तल की गहराई होती है। गोलीय तल की गहराई, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था गोलीय तल की गहराई क्या है, वो h का काम करती है। इसी h को निकालने के लिए जो है हम गोलाई मापी का यूज़ करते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि एग्जामिनर्स कभी कभी पूछते हैं कि फॉर्मूला पहले बताओ। तो फॉर्मूला आपने बता दिया, R = L²/6h + h/2, इस फॉर्मूले का यूज़ करा जाता है। अब जब आपने ये फार्मूला बता दिया तो वो इसमें कहते हैं कि कौन सी क्वांटिटी इसके अंदर ऐसी है जिसको कि आपको ज़्यादा सही नापना चाहिए। अगर आपके पास L और H दो क्वांटिटी हैं तो किसको नापने में ज़्यादा सावधानी का मान बरतना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, वैसे तो L और H में देखिए आप L² है और H जो है सिंगल पावर में है, और हमें पता है कि जो प्रतिशत त्रुटि होती है या फिर सापेक्ष त्रुटि होती है, तो अगर हम L में देखें कितनी सापेक्ष त्रुटि होगी तो वो 2Δl/L × 100 होगी। जो स्क्वायर क्वांटिटीज़ हैं उनमें जो है वो 2Δ, क्योंकि पावर जो है आगे आ जाती है, और जो सिंगल क्वांटिटी H है तो उसमें Δh/H × 100 इस तरह की एरर होगी। तो कहने का मतलब है जो क्वांटिटी स्क्वायर, क्यूब या इस तरह पावर जिसकी एक से ज़्यादा होती है उसके अंदर एरर ज़्यादा होती है। तो हम इसमें कहेंगे चूँकि L जो है वो स्क्वायर पावर में है, तो स्क्वायर पावर में है इसलिए इसे जो है वो ज़्यादा सावधानी के साथ नापना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए ज़्यादा सावधानी इसमें बरतनी चाहिए, लेकिन H भी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है। तो H चूँकि जो बहुत छोटी क्वांटिटी है, क्योंकि कितना वक्रता है मतलब कितनी हाइट है ये चीज़ होती है, वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। और छोटी क्वांटिटीज़ भी जो हैं वो देखिए अपॉन में आती हैं तो वो एरर को बड़ा कर देती हैं। ये अपॉन में आएगी क्वांटिटी तो बड़ा कर देगी, तो इसलिए इसे भी जो है वो बहुत सावधानी से नापना चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल L का आंसर दे दें आप, दोनों ही चीज़ें बहुत सावधानी से नापनी चाहिए, क्योंकि L का स्क्वायर है और H जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। तो इस बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी इसमें सावधानियां हैं कुछ कि कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो वो सावधानियां जो है प्रैक्टिकल में आपके दी रहती हैं, कॉपी में भी लिखी होंगी, बुक में भी रहती हैं, तो इनको आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। हमारा मेन काम था वाइवा के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तैयार करवाना, और इंस्ट्रूमेंटों के बारे में थोड़ी इतनी समझ हो जाए कि आप जो है वो अगर एग्जामिनर आपसे कुछ उसके बारे में पूछे तो आप इस तरह के कुछ आंसर दे पाएँ कि उसे लगे कि हाँ भी आपने गोलाई मापी का प्रैक्टिकल वास्तव में किया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।